Hello students, good morning. So let's begin with another day, with another morning and another fresh day, क्योंकि हर दिन नया होता है, राइट? और हर दिन की शुरुआत जो होती है वो हमेशा फ्रेश होती है। तो पिछली बातें क्या हुई, अच्छी बातें याद रखिए, पुरानी बातें भूल जाइए, राइट? तो आज फिर से एक नया दिन है, नया वीडियो, नई बातें और कुछ और आगे जो हम सीखना चाहें, कल की नॉलेज को और प्रोसीड करते आगे बढ़ाते हैं। कल जो मैंने लास्ट पॉइंट लिया था, हम बात कर रहे, टॉपिक चल रहा था ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। ऑक्सिलरी वर्ब्स, मैं आपको इनके बारे में बता रहा था और उसमें मैंने दो पार्ट लिए थे, प्राइमरी और मॉडल्स, राइट? और प्राइमरी में आपको मैंने शुरुआत की थी बी से। इसमें तीन पार्ट होते हैं, बी, हैव और डू। इनके विभिन्न भाग जो होते हैं वो प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहलाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ऑक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब्स तभी कहा जा सकता है जब आप ये समझें कि उसके बाद कोई एक और वर्ब आने वाली है। अगर आप किसी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब मान रहे हैं या आप उसे ऑक्सिलरी मान रहे हैं, एक ही बात है, तो हमेशा याद रखिएगा वो तभी माना जाएगा जब उसके बाद मेन वर्ब दिया गया हो। अगर वो अकेला दिया गया है वर्ब तो फिर वो ऑक्सिलरी नहीं होगा, मेन वर्ब होगा। मैंने कल भी एग्जाम्पल दिए थे, याद रखिएगा। आज उससे आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपके सामने बी के एग्जाम्पल्स लिए थे, अभी मैं शुरू कर रहा हूँ हैव को, राइट? कल मैंने आपको दोनों फॉर्म बताए थे, बी किस प्रकार से ऑक्सिलरी होता है लेकिन मेन वर्ब भी हो सकता है, ये मैंने आपको बताया था। तो आपको दोनों बातें ध्यान रखनी है। नाउ टुडे we are going to study have as auxiliaries or and as main verbs. So today we'll discuss have in both the forms. Okay, so let's begin with have. Okay, so I'll start with have. देखिए have क्या है, इसके फॉर्म जान लीजिए एक बार आप, ठीक है? have अपने आप में अकेला ये हो गया, और ये आप इसे फर्स्ट फॉर्म कह सकते हैं या प्रेजेंट फॉर्म कह सकते हैं। इसका एक प्रेजेंट फॉर्म और होता है हैज़। ये दोनों प्रेजेंट में आ गए, राइट? ये देखिएगा, ये प्रेजेंट है और इसका पास्ट होता है हैड। वैसे देखें तो आप आईएनजी फॉर्म भी कर सकते हैं, हैविंग, ये दोनों देखिए, और वैसे देखिए टू इन्फिनिटी भी आ जाता है। लेकिन इनका प्रयोग कैसे किया जाएगा, ये देखने की चीज़ें हैं। ओके, शुरुआत करते हैं। पहले मैं हैव की बात कर लेता हूँ। आप ये देखिएगा कि उस सेंटेंस में हैव वो मेन वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है, ये आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है कि वो मेन वर्ब है ऑक्सिलरी है। और ये कैसे देखेंगे कि जब वो अकेला दिया जाए वर्ब के रूप में तो मान लीजिएगा वो मेन वर्ब है, उसके बाद कोई एक और वर्ब का टुकड़ा आ रहा है तो फिर वो ऑक्सिलरी का काम करेगा। लेट्स बिगिन विद हैव। हैव से शुरुआत करते हैं। ओके, चलिए। लुक एट द बोर्ड प्लीज। हैव की छोटी सी प्रॉब्लम है कि वो सभी के साथ काम नहीं कर सकता, ठीक है? सेंटेंस देखिएगा, आई हैव बीन डूइंग, ठीक है, और डिशेस। डूइंग डिशेस का मतलब होता है बर्तन धोना। I have been doing dishes, इसका मतलब है मैं बर्तन धो रहा हूँ काफ़ी देर से। तो यहाँ पर चेक करते हैं have, been और doing। वर्ब के तीन पार्ट्स हैं, तीन एलिमेंट। Here we can say that there are three elements that can be called parts of the verb phrase। ये तीनों ही तीनों वर्ब के रूप में माने जाएंगे। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, have जो दिया जा रहा है ये ऑक्सिलरी है, been जो दिया जा रहा है ये भी ऑक्सिलरी है, राइट? और जो डूइंग आ रहा है ये मेन वर्ब है, क्योंकि इसके बाद वर्ब आनी बंद हो गई है। वैसे हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले भी कह चुका हूँ कि किसी भी सेंटेंस में जो मेन वर्ब होता है उसके बाद वर्ब अक्सर आ तो जाती है पर वो मेन वर्ब के रूप में कभी नहीं आएगी, वो आखिरी वर्ब का एलिमेंट होता है। ये मोटी तौर पर याद रखिएगा। एडवांस लेवल पे और भी बातें हैं पर बेसिक लेवल पे याद रखिएगा कि मेन वर्ब के बाद और कोई वर्ब नहीं आती। वर्ब, मेन वर्ब जो होता है वो वर्ब पार्ट में आखिरी एलिमेंट होता है, लास्ट एलिमेंट होता है। उससे पहले वर्ब आपको मिल सकता है, उससे पहले ऑक्सिलरी मिल सकती है, 1 2 3, राइट?
लेकिन उसके बाद जो आपको वर्ब का पार्ट नहीं मिलेगा। खैर चलिए, हैव की बात कर रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं हैव ऑक्सिलरी है, एक और ऑक्सिलरी आ रहा है बिन, और एक आ रहा है मेन वर्ब। एक सेंटेंस और देकर देखते हैं। अब यहाँ देखिएगा, आई हैव, और यहाँ कर दिया अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। लुक एट द बोर्ड को देखिए, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। आप उतना ही सीखेंगे जितना आप सीखना चाहेंगे, याद रखिएगा। आप जितना कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जितना ध्यान देंगे, आप उतना ही सीखेंगे। आप लापरवाही करेंगे, चीज़ें हाथ से छूटती चली जाएंगी, ठीक है। जरा सी चीज़ छूटती है, काफ़ी लिंक बिगड़ जाता है। इसलिए ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट मोर एंड मोर। जहाँ भी बैठे हैं, जैसे बैठे हैं, आप कंफर्टेबल होने चाहिए, आप खुश होने चाहिए, प्लस स्वस्थ होने चाहिए, तभी आप सीख सकते हैं। पुरानी कहावत है ना, पहला सुख निरोगी काया। अगर आप बॉडी और मेंटली आप फिट फील नहीं करते हैं तो आप फिर बताइए कॉन्सेंट्रेट कैसे कर सकते हैं। इसलिए पहला काम आपका खुश रहना, आपका कंफर्टेबल होना और आपका स्वस्थ होना जरूरी है। इसलिए ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए। बाकी काम हमारा, आपका काम है अटेंशन देना, ध्यान देना और ऐसी जगह बैठना जहाँ आपकी स्टडी में बाधा ना हो। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिएगा, आपको और कोई वर्ब का पार्ट दिखाई नहीं दे रहा है, केवल एक ही पार्ट है वर्ब का, हैव। हैव इज द ओनली वर्ब पार्ट दैट वी कैन सी इन द सेंटेंस। अब ये कहेंगे हैव ये मेन वर्ब है, दिस इज द मेन वर्ब। बताइए ऑक्सिलरी क्यों नहीं है? क्योंकि हैव के बाद या हैव से पहले कोई वर्ब का टुकड़ा नहीं आ रहा है। इसका मतलब हैव जो दिया जा रहा है वो मेन वर्ब के रूप में दिया जा रहा है, हैव एज अ मेन वर्ब, राइट, नॉट एज एन ऑक्सिलरी। अगर यही सेंटेंस ऐसे होता, आई हैव, और यहाँ पर देखिएगा टॉट, टीच का थर्ड फॉर्म है यहाँ पर, आई हैव टॉट यू। तो यहाँ पर देखिए आप, हैव के बाद एक और वर्ब का एलिमेंट बैठा हुआ है, हैव के बाद एक और बैठा है, ये मेन वर्ब है, और ये क्या है? ये ऑक्सिलरी है। बस आपको पहचान करना आना चाहिए, कंफ्यूजन दूर होता चला जाएगा। यहाँ पर हैव मेन वर्ब है, राइट। एक आखिरी वाक्य देख लेते हैं, जैसे दे हैव पेशेंस, उनके अंदर पेशेंस है, दे हैव पेशेंस। यहाँ पर हैव देखिए मेन वर्ब है, क्योंकि आप देखते हैं इसके बाद वर्ब का कोई एलिमेंट है ही नहीं, ये अकेला वर्ब के रूप बैठा हुआ है। जब हैव अकेला मेन वर्ब के रूप बैठा है, ना इसके पहले कोई वर्ब ना इसके बाद में कोई वर्ब है, तो आप कहिएगा हैव यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? मेन वर्ब का, क्योंकि आगे पीछे कोई पेशेंस क्या होता है? धैर्य, सब्र उसे कहते हैं। कभी कभी शब्द आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप देखते चलिएगा। पेशेंस होता है सब्र, धैर्य। एग्जाम में इंग्लिश में पूछता है, वो हिंदी में नहीं पूछता है, इसलिए आपको केवल हिंदी से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा वर्ड क्या होना चाहिए इसके लिए? पेशेंस का पर्यायवाची क्या हो सकता है? टॉलरेंस, यस, TOLERANCE। टॉलरेंस और पेशेंस दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब देखते रहिएगा। जहाँ जहाँ हैव अकेले रूप में आ रहा है वो मेन वर्ब है, जहाँ औरों के साथ आ रहा है वहाँ पर ऑक्सिलरी है। यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। टॉच यहाँ पर टॉट थर्ड फॉर्म है, टीच का। एक प्रॉब्लम है छोटी सी, हैव सभी के साथ काम नहीं करता है। हैव के साथ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स आ सकते हैं, जैसे आई आ सकता है, वी आ सकता है, यू आ सकता है, दे आ सकता है, दीज आ सकता है, और बाकी प्लूरल आ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इनके अलावा कोई सब्जेक्ट्स चूज करते हैं हैव के साथ प्रयोग करने के लिए, तो हैव को चेंज होना पड़ेगा, राइट। कैसे? क्यों कि अगर आप मान लीजिए यहाँ पर ही आ जाता तो क्या आप हैव थोड़ी लगा सकते थे? आप ही हैव थोड़ी कहते, ये तो गलत हो गया ना सेंटेंस, रॉन्ग, इनकरेक्ट। ही हैव नहीं आ सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप हैव का फॉर्म चेंज करेंगे वो तब फॉर्म चेंज होगा जब आप सब्जेक्ट को चेंज करेंगे। तो आपको बड़े ध्यान से देखना है। अगर मुझे यही बात कहनी पड़ती ही के साथ, तो सेंड देखिएगा ही हैज़, और यहाँ पर देखिएगा अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, उसके बहुत से दोस्त हैं। अब देखिए फॉर्म चेंज हो गया, हैज़ आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हैव सभी के साथ काम नहीं करता, कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट से उनके साथ काम कर सकता है, सभी के साथ काम नहीं करेगा। इसलिए वहाँ पर हमें हैव का फॉर्म चेंज करना पड़ेगा, ही हैज़ करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? ही आ गया। इसका मतलब ये हुआ अगर आपको ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, दिस के साथ या दैट के साथ
हैव को पुट करना है तो हैव काम नहीं करेगा। फिर आपको वहाँ पर देखना है दूसरा शब्द जो है वो होगा हैज़। इसका मतलब ये हुआ हैज़ हैव दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं, लेकिन सब्जेक्ट चेंज होने के साथ साथ ये खुद भी चेंज हो जाते हैं। इसका मतलब हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हैव का एक फॉर्म हैज़ भी होता है। याद रखिएगा, हैव भी प्रेजेंट है और हैज़ भी प्रेजेंट है, और वो हैज़ भी ऐसे ही काम करता है जैसे हैव कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि हैव जो है वो मेन वर्ब के रूप में काम कर सकता है, ऑक्सिलरी के रूप में भी काम कर सकता है, हैज़ भी ऐसा ही कर सकता है। आपके सिर्फ फ़र्क किसका है? फ़र्क है सब्जेक्ट्स का। अगर आप सब्जेक्ट्स को चेंज कर देते हैं तो हैज़ हैव भी अपना स्थान छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यही वाक्य मुझे ही शीट के साथ बोलने पड़ते तो हैव का काम नहीं था, वहाँ पर हैज़ का काम होता। कुछ एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं हैज़ के साथ, ठीक है, फिर और बातें करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी कम टू हैज़। देखिए मैं कंपेयर कर देता हूँ, आप इजीली देख सकते हैं दोनों को कि कहाँ पर है और कहाँ पर हैज़। दोनों ही प्रेजेंट फॉर्म है, दोनों ही वर्तमान दिखाते हैं, इनका पास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सेंटेंस देखिएगा, शी हैज़, ठीक है, और यहाँ पर आ गया मान लीजिए शी हैज़ एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर क्या होता है? किसी व्यक्ति में जो खासियत होती है उसको एक्स फैक्टर बोला जाता है। मैंने कहा उसमें एक एक्स फैक्टर है, वो सभी में होता है, हम फील नहीं करते। आप में भी है, मुझ में भी है, मेरा तो पता नहीं, पर आप में ज़रूर है कि आप में एक्स फैक्टर, इसलिए आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट, मेहनत कर रहे हैं। और मेरे अंदर है अगर, तो मैं इसलिए कि मैं आपके सामने खड़ा होकर बात कर रहा हूँ, तो मेरा अपना एक्स फैक्टर हर आदमी में होता है, आपका अपना। शी हैज़ एक्स फैक्टर। और देखिए इसी वाक्य को मैंने कह दिया, यू के साथ बोला, यू हैव एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर होता है आपकी अपनी खासियत, विशेष बात जो आपको दूसरों से अलग करती है, उसे एक्स फैक्टर कहते हैं। तीसरा एक वाक्य और लेते हैं, ही हैज़ मनी, उसके पास पैसा है। और मैंने कहा वी हैव मनी, हमारे पास पैसा है। पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव बोलना चाहिए। खुद को गरीब माने गरीब हो जाएंगे, खुद को पैसा वाला ने पैसे वाले बन जाएंगे, ऐसा प्रकृति कहती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा बनते चले जाते हैं, ये नियम है प्रकृति का। ओके, और आपका माइंड जो है, मैंने कल भी एक पोस्ट डाला था एक ग्रुप में कि हमारा दिमाग चुंबक की तरह होता है। अगर आप बुरी बातें सोचते हैं, हमेशा नेगेटिव बात सोचते हैं, फेलियर के बारे में सोचेंगे, तो आप फेल होंगे, आप गर्त में जाएंगे। अगर आप ऊंची बातें सोचते हैं, बड़ी बातें सोचते हैं, खुश रहते हैं, खुशी के बारे में सोचते हैं, पैसे के बारे में सोचते हैं, तो पैसा आएगा, खुशी आएगी। अच्छा सोचिए, ही हैज़ मनी, वी हैव मनी। देखिए अंतर आ गया दोनों में। इसी प्रकार से यहाँ पर आ गया, दिस मैन हैज़, और यहाँ पर कह दिया गुड क्लोथ्स, इस आदमी के पास अच्छे कपड़े हैं। और मैंने कहा यू, आपके लिए कहा यू हैव गुड क्लोथ्स, तुम्हारे पास अच्छे कपड़े हैं। ठीक है, तो चेंज होता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बातें दोनों में एक ही कही जा रही है, दोनों ही पोजेशन दिखा रहे हैं कि किसी व्यक्ति के पास कुछ है, कोई क्वालिटी, कपड़े, कुछ भी हो सकता है, वो कोई वस्तु, मनी, वो चीज़ उसके पास है, तो फिर हमें हैज़ हैव का प्रयोग करना चाहिए। याद रखिएगा, हैज़ हैव जो है दोनों ही ये दिखाते कि किसी के पास क्या है। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, एक वाक्य और ले सकते हैं। मान लीजिए मैं किसी पशु की बात कर रहा हूँ, इट हैज़ ए टेल, इसकी एक पूंछ भी है। और अब मैं बहुवचन में बात कर रहा हूँ, पशुओं की बात कर रहा हूँ, दीज एनिमल्स हैव टेल्स, इन पशुओं के पूंछ भी होती है। तो यहाँ पर देखिएगा हैज़, यहाँ पर हैव, यहाँ पर हैज़, यहाँ पर हैव। ओके, अब बताइए मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, जिसे ऑक्सिलरी कहते हैं। इन सभी में जो हैज़ हैव आ रहे हैं ये सभी मेन वर्ब हैं। ऑल दीज हैज़ हैव्स आर मेन वर्ब्स, क्योंकि अभी मैं जितने प्रयोग आपको करके दिखाए हैं सभी में जो हैज़ हैव आ रहे हैं वो मेन वर्ब के रूप में आ रहे हैं। एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि अगर आप कैसे इसका नेगेटिव कैसे बनाएं, ठीक है, इसका नेगेटिव आपको बनाना है। देखिएगा डज नॉट हैव से ज़्यादातर स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, वो क्या करते हैं सीधा नॉट लगा देते हैं। ऐसा होता था पर वो पुरानी इंग्लिश में होता था, नई अंग्रेजी में याद रखिएगा हैज़ हैव का नेगेटिव डू डज से बनता है। तो हैज़ का नेगेटिव क्या होगा, डज नॉट हैव, और हैव का नेगेटिव क्या होगा, डू नॉट हैव।
डू नॉट हैव, ये इसका नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको ये कहना है कि उसके अंदर एक्स फैक्टर नहीं है तो किसका प्रयोग करेंगे? डज नॉट हैव का। अगर आपको ये कहना है कि हमारे पास पैसा नहीं है तो किसका प्रयोग करेंगे? डू नॉट हैव का। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए ही हैज़ मनी, इसका नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव क्या बनेगा? ही डज नॉट और हैज़ मत लगा देना, गलत हो जाएगा। ही डज नॉट, ये देखिएगा, ही डज नॉट हैव मनी, राइट। नेगेटिव बन गया। किसका बना नेगेटिव? ये ही हैज़ मनी, इसका नेगेटिव बना ही डज नॉट हैव मनी। और अगर ये वी हैव मनी, इसका नेगेटिव क्या बनेगा? वी डू नॉट, ठीक है, और हैव मनी। यहाँ तो हैज़ का वैसे कोई काम नहीं है तो ये इसका, ये देखिएगा नेगेटिव फॉर्म ये हो जाता है। क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन भी डज से और डू से ही बनेगा। बस याद रखिएगा, हैज़ का नेगेटिव आपको यूज़ करना है डज नॉट हैव। ये क्वेश्चन आता है बहुत बार परीक्षा में, और इसका हो जाएगा डू नॉट हैव। अगर आप कह सर मुझे क्वेश्चन बनाने तो कैसे बनाऊं? क्वेश्चन आप डू से बनाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको किसी एक वाक्य उसमें से क्वेश्चन बनाना है तो डज का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आपको एक दो क्वेश्चन वाले वाक्य करके दिखाता हूँ। देखिए, जैसे अगर मान लीजिए आ गया कि ही हैज़ मनी, इसको आपको क्वेश्चन फॉर्म में चेंज करना है तो क्या आएगा? डज ही हैव, हैज़ मत लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। डज ही हैव मनी, ठीक है, ये गलत है, ये मत कर दीजिएगा। यहाँ केवल हैव सही रहेगा। वो हैज़ है वो दूसरी बात है, पहले सही है, लेकिन आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो डज आएगा। अब मान लो आपको हैव से क्वेश्चन बनाना है, उदाहरण के लिए वी हैव, ठीक है, और यहाँ कर दिया है मान लीजिए क्लोथ्स। इसको हमें बनाना है क्वेश्चन के रूप में, तो वी का एक बार कर देते हैं यू, चेंज कर देते हैं, क्या बनेगा बताइए? डू यू और हैव क्लोथ्स। ये देखिए आप क्वेश्चन बन गया। तो अगर आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो याद रखिएगा, एक मोटी बात हम सुन लीजिएगा सभी लोग, जब हैज़ है मेन वर्ब के रूप में दिए जाएं तो उनका जो नेगेटिव और जो क्वेश्चन बनता है वो हमेशा डू डज से करना है। पुरानी इंग्लिश में हुआ करता था हैव से सीधे बन जाता था, हैज से सीधे बनता था, लेकिन जो अभी इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश है, या मॉडर्न जो एकेडमिक इंग्लिश है, फॉर्मल इंग्लिश है, आधुनिक, उसमें इनका जो क्वेश्चन बनते हैं, इनके जो नेगेटिव बनते हैं वो डू डज से बनते हैं। तो प्लीज़ बी अलर्ट, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, ये यहाँ पर आ गया। अभी जो मैंने आज आपको पढ़ाया है वो पढ़ाया आपको मेन वर्ब के रूप में, राइट, लेकिन आपके सर ऑक्सिलरी के रूप में कैसे होगा फिर? ठीक है, देखिएगा, आप खुद चेक कर लीजिएगा। ही हैज़ गॉन, इस वाक्य में हैज़ क्या है? आप जैसे पहचान करना सीख चुके हैं कि जब एक और वर्ब का एलिमेंट आगे मिलता है तो हैज़ है मेन वर्ब नहीं होता है, ऑक्सिलरी होता है। ही हैज़ गॉन अवे, ही हैज़ गॉन अवे, इस वाक्य में चेक कीजिएगा, हैज़ क्या है? गॉन मेन वर्ब है तो हैज़ क्या होगा? ऑक्सिलरी, AUX, और ये क्या है? मेन वर्ब, राइट। और देखिएगा सेंटेंस को, जैसे आई हैव सीन, SEEN, आई हैव सीन, और दिस मैन बिफोर, मैंने इस आदमी को पहले भी देखा है। आई हैव सीन दिस मैन बिफोर, मैंने इस आदमी को पहले भी देखा है। तो यहाँ पर सेंटेंस में हैव क्या है? ऑक्सिलरी। सीन क्या है? थर्ड फॉर्म मेन वर्ब, दिस इज ऑक्सिलरी एंड दिस इज मेन वर्ब। ठीक है, एक और देखिएगा सेंटेंस, हैज़ ही कम, और यहाँ पर देखिएगा हैज़ ही कम येट, क्या वो अभी तक आया कि नहीं आया? हैज़ ही कम बैक या हैज़ ही कम येट, येट का मतलब अभी तक। तो यहाँ पर देखते हैं हैज़ क्या है? ऑक्सिलरी, दिस इज द ऑक्सिलरी एंड दिस इज द मेन वर्ब। ओके, एंड इफ वी हैव मेन वर्ब वी सी दैट देयर इज एन ऑक्सिलरी एज वेल, कि जहाँ पर मेन वर्ब आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मली वहाँ पर ऑक्सिलरी भी आएगा। तो अगर हम ये कहते हैं कम यहाँ पर मेन वर्ब है, देन हैज़ वुड बी एन ऑक्सिलरी। यस, तो हैज़ इज एन ऑक्सिलरी इन दिस सेंटेंस, come is the main verb. Okay, we can have some more sentences like this one.
प्लीज सी दैट she has taken care of pets. Pets होते हैं पालतू पशु. It means that she has taken care of pets. उसने देखभाल की है पालतू पशुओं की. Pets होते हैं पालतू पशु, राइट? कुत्ते, बिल्ली, गाय, बैल, कुछ भी हो सकता है. ओके. Has taken. केयर यहाँ पर नाउन है. टेक केयर तो जानते सभी लोग. टेक केयर का मतलब ध्यान रखना होता है. तो यहाँ पर हैज़ क्या है? हैज़ इज एन ऑक्सिलरी एंड टेकन इज अ मेन वर्ब. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब. ओके. एंड वी कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव been very busy. We have been very busy. It means that have is an auxiliary, been is the main verb. इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि be का फॉर्म भी मेन वर्ब हो सकता है. been यहाँ पर मेन वर्ब है. been is the main verb. been यहाँ पर मेन वर्ब है और have यहाँ पर auxiliary है. You can say that it is an auxiliary and it is main verb. Okay? So been is the main verb and have is the auxiliary. Yes. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जितने भी हमने हैज़ हैव पढ़े हैं, these all has have are auxiliaries. Okay? और एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर हैज़ हैव मेन वर्ब के रूप में है तो नेगेटिव क्वेश्चन बनाने के लिए आप डू डज का प्रयोग करते हैं. लेकिन जब हैज़ हैव ऑक्सिलरी के रूप में है तो यू डोंट नीड टू यूज डू और डज बिकॉज दे कैन हैव नॉट आफ्टर देम इजीली. सो अगर इनके बाद आप यूज करते हैं नॉट, सीधा यूज करिएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहें सर हैज़ गॉन, इसका नेगेटिव क्या होगा? आपने स्कूल में पढ़ा होगा, हम सीधा नॉट लगाते हैं. ही हैज़ नॉट गॉन अवे. आई हैव सीन दिस मैन बिफोर, इसका नेगेटिव क्या? आई हैव नॉट सीन दिस मैन बिफोर. राइट? हैज़ ही कम येट, इसका नेगेटिव क्या होगा? हैज़ ही नॉट कम येट. ओके. शी हैज़ टेकन केयर ऑफ पेट्स, इसका नेगेटिव क्या होगा? शी हैज़ नॉट टेकन केयर ऑफ पेट्स. एंड we come to the last sentence, that is we have been very busy, and the negative will be we have not been very busy. so negative सीधा बन जाएगा. यानी इनका नेगेटिव बनाने के लिए आपको किसी डूडज की आवश्यकता नहीं है और जब वो मेन वर्ब के रूप में आए तो आपको डूडज की आवश्यकता पड़ती है. ठीक है? ओके. आगे बढ़ते हैं. हैज़ हैव की बात कर लिए. अब मैं अगले पॉइंट पे आता हूँ. हैज़ हैव, ये तो हमने बात की प्रेजेंट के रूप में हैज़ हैव कैसे आते हैं. अब हम आते हैं हैज़ हैव का पास्ट फॉर्म क्या होता है. तो आई एम कमिंग टू द पास्ट फॉर्म ऑफ हैज़ एंड हैव एंड विच इज हैड. यस. सो अगले पॉइंट पर चलते हैं. नाउ आई टॉक अबाउट हैड. हैड क्या है? हैड इज द पास्ट फॉर्म. किसका पास्ट फॉर्म है? हैड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ, this is past, PST. had is the past form of has and have. राइट? तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हैज़ हैव जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. राइट? इनका पास्ट होता है हैड. हैड इनका पास्ट होता है. रिमेंबर दैट. ठीक है? फ्यूचर क्या हो सकता है इनका? फ्यूचर. ठीक है? फ्यूचर की बात भी करेंगे. इनका फ्यूचर क्या हो सकता है? फ्यूचर में अगर मेन वर्ब की बात करें तो आप विल हैव, शैल हैव बोल सकते हैं. ठीक है? और अगर आप आईएनजी की बात करें, कभी कभी आईएनजी हैविंग, ये आईएनजी फॉर्म हो जाता है इसका. ठीक है? चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं. अभी मैं बात करने जा रहा हूं हेड के बारे में. ओनली अबाउट हेड. ओके, लेट्स टॉक अबाउट हेड. Had is the past of has and have. For example, देखिएगा, I have, okay, I have a satchel. Satchel is the bag, school bag or bag is called a satchel. I have a satchel. अब आप कहीं को इसका पास्ट बनाइए तो सेंटेंस क्या बनेगा? I had a satchel. दोनों वाक्यों में जो हैज़, हैव और हैड आ रहे हैं, दोनों मेन वर्ब. इसका मतलब ये हुआ कि हैव का पास्ट क्या होता है? हैड होता है. आई हैव ए सैचल, मेरे पास एक सैचल, एक बैग है. पास्ट क्या होगा? आई हैड ए सैचल, मेरे पास एक बैग था. स्पॉरी स्पेलिंग मिस्टेक. यस, टी मैं भूल गया था. सैचल. यस.
Now look at the word Sachel. Okay? So I had a Sachel. ऐसे ही अगर आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए सेंड देखिएगा, she has a house, उसका एक घर भी है। इसका अगर पास्ट बनवाए कोई आपसे तो क्या होगा? she had a house, उसका एक घर था। had, तो she, इसका पास्ट क्या होगा? had। इसका मतलब ये बताने की मैंने कोशिश की है आपको यहाँ पर कि इन दोनों सेंटेंसेस में जो had को मैंने शो किया है, वो शो किया है मैंने इसको किस रूप में? मैंने यूज किया है पास्ट फॉर्म ऑफ हैज़ और हैव, उसके रूप में प्रयोग किया है मैंने। ठीक है, आप देखिएगा। और दोनों में, चारों सेंटेंसेस में जो हैज़ हैव हैड आ रहे हैं वो मेन वर्ब हैं। दे आर नॉट ऑक्सिलरीज, दे आर मेन वर्ब्स। सो रिमेंबर दैट प्लीज। ओके, तो ये हैज़ हैव का पास्ट होता है हैड, ये बात मैंने आपको इसमें बताई है। अच्छा, अब देखिएगा, हैड दोनों काम कर सकता है, राइट? यस, हैड दोनों काम कर सकता है। तो आप चाहें तो नोट लिख सकते हैं, हैड कैन बी यूज्ड बोथ एज ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब। थोड़ा मैंने कैपिटल्स में लिख दिया है, सो प्लीज डोंट माइंड। ऑक्सिलरी, ओके? Had can be used both as auxiliary and main verb. ये आप नोट के रूप में अपने दिमाग में बिठा सकते हैं या लिख सकते हैं कॉपी में, अगर आप लिख रहे हैं तो। ठीक है, दोनों के रूप में आ सकता है। अब देखिए, अब अगर आप मान लीजिए had को ले रहे हैं मेन वर्ब के रूप में, तो इसका नेगेटिव और इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? कुछ वाक्य लेकर देख सकते हैं। चलिए देखिएगा, he had a, और यहाँ पर आ गया है he had a friend, उसका एक दोस्त था। यहाँ पर आप देख सकते हैं had is the main verb, had main verb है, तो नेगेटिव किससे बनेगा इसका? पुरानी इंग्लिश में had not से बन सकता था, राइट? इन ओल्डर फॉर्म ऑफ इंग्लिश you could use had not, but nowadays in modern times, in modern English or modern academic English, even in formal English, we have to use do, does, did when we want to make negatives of has, have, had. इसका मतलब ये हुआ कि had past को शो कर रहा है, तो नेगेटिव क्या होगा? did, yes, okay. So he did, नेगेटिव बना रहा हूँ मैं, he did not have a friend. He did not have a friend, उसका कोई दोस्त नहीं था। He did not have a friend. Okay? He did not have a friend. Question किससे बनता? Yes, did से, या did he have a friend? क्या उसका कोई दोस्त था? Did he have a friend? Question mark, yes, did he have a friend? यहाँ पर देखिएगा, did यहाँ पर आ रहा है ऑक्सिलरी के रूप में, have आ रहा है मेन वर्ब के रूप में। तो यहाँ पर जब भी had मेन वर्ब के रूप में आए तो उसका नेगेटिव और जो क्वेश्चन बनेगा वो did से बनेगा। रिमेंबर दैट। इट कैन बी ए क्वेश्चन, ए माइनर क्वेश्चन इन एनी एग्जाम्स यू पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उन एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। When you talk in terms of grammar, जब आप ग्रामर की बात करते हैं, you have to very careful about the usages that have been established for a long time in English grammar. You have to be very careful. Okay, so please take care of the things that I have taught you and I will teach you in future. Please. Okay, so अभी ये थी मैंने had main verb के रूप बताया। अब बात करते हैं had auxiliary कहाँ पर होता है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए सेंटेंस देखिएगा, अभी मैं हेड की बात कर रहा हूँ, ठीक है? he had taken good care of his siblings. siblings होते हैं भाई बहन, उनको siblings कहा जाता है। सगे भाई बहन जो होते हैं उनको siblings बोला जाता है, और जो रिश्ते में भाई बहन होते हैं उनको कजन्स कहा जाता है। you people are you're very much familiar with both the words siblings and cousin.
रियल ब्रदर सिस्टर्स होते हैं वो आपके सिबलिंग्स होते हैं, जो आपके रिश्ते भाई बहन लगते हैं, बट दे आर नॉट योर रियल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दे आर कॉल्ड कजन्स, एंड रियल ब्रदर एंड सिस्टर्स कॉल्ड सिबलिंग्स. सो ही हैड टेकन गुड केयर ऑफ हिज सिबलिंग्स. यस, यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, हैड टेकन, हैड इज द ऑक्सिलरी, हैड या ऑक्सिलरी के रूप में आया है, ठीक है, एंड टेकन इज द मेन वर्ब. नेगेटिव कैसे बन जाएगा, नॉट से बना सकते हैं. टेंस पास परफेक्ट चल रहा है, नो प्रॉब्लम, आप देख सकते हैं. इसका नेगेटिव बन जाएगा हैड नॉट. इट्स वेरी इजी पीजी. इजी पीजी का मतलब बहुत आसान. कोई चीज़ें बड़ी आसान होती है तो आप कहते हैं इजी पीजी. इजी पीजी का मतलब वेरी इजी. ये स्पोकन इंग्लिश में बोला जाता है. वैसे अगर आप बोलना चाहें कि वेरी इजी, उसके लिए सिंगल वर्ड क्या है, नाउन के रूप में आप बोल सकते हैं, राइट. हम कहते हैं ना ए चाइल्ड्स प्ले, पर वो नाउन के रूप में है. ए चाइल्ड्स प्ले जब हम कहते हैं तो बच्चों का खेल है, ऐसा इंग्लिश में बोला जाता है. बच्चों का खेल है, बहुत आसान सी चीज़ है, तो आप उसे इंग्लिश में बोलते हैं. हालांकि इजी पीजी एडजेक्टिव है और चाइल्ड्स प्ले नाउन है, ये ध्यान रखिएगा. इसका क्वेश्चन, इसका नेगेटिव हैड नॉट टेकन, हैड टेकन का. और अगर आप क्वेश्चन बनाना चाहें तो हैड से बन जाएगा. कुछ एग्जाम्पल देखिएगा. आई हैड, सॉरी, ही हैड नॉट टेकन गुड केयर ऑफ हिज सिबलिंग्स. यहाँ पर देखिए नेगेटिव बन गया. अगर आप कहें सर इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो हमने कहा हैड ही टेकन गुड केयर और क्वेश्चन मार्क, बाकी सेंटेंस जो का त्यों. ही हैड नॉट टेकन गुड केयर ऑफ हिज सिबलिंग्स, ये हो गया नेगेटिव. क्वेश्चन क्या बनेगा, हैड ही टेकन गुड केयर ऑफ हिज सिबलिंग्स, ये इसका क्वेश्चन बन गया. इसका मतलब ये हुआ, दोनों में देखिएगा आप ध्यान से, यहाँ भी हैड ऑक्सिलरी है और टेकन यहाँ पर मेन वर्ब है, और यहाँ हैड यहाँ पर ऑक्सिलरी या सहायक क्रिया है, और यहाँ पर टेकन क्या है, टेकन यहाँ पर मेन वर्ब है. ठीक है, तो यहाँ पर हैड जो है यूज़ किया जा रहा है एज एन ऑक्सिलरी. आप कह सकते हैं यहाँ पर हैड का प्रयोग किया जा रहा है एज एन ऑक्सिलरी. और भी वाक्य हो सकते हैं, जैसे सेंटेंस देखिएगा, शी हैड बिन, ठीक है, बिजी. तो यहाँ पर देख लीजिएगा, बिन मेन वर्ब है जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, और हैड यहाँ पर ऑक्सिलरी है. हैड ऑक्सिलरी है, बिन यहाँ पर मेन वर्ब है. दोनों हो गए. और ये पास परफेक्ट टेंस है, आप देख सकते हैं, शी हैड बिन बिजी. ओके, एक वाक्य और ले सकते हैं आप चाहें तो. ठीक है, लेट्स सी, एक सेंटेंस और लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ देख लीजिएगा आप, शी हैड बिन, और शी हैड बिन कमिंग टू टेम्पल फॉर 2 days. 2 दिनों से मंदिर आ रही थी. शी हैड बिन कमिंग, इस वाक्य में चेक कीजिएगा, हैड यहाँ पर ऑक्सिलरी है, बिन यहाँ पर एक और ऑक्सिलरी है, ठीक है, और कमिंग यहाँ पर मेन वर्ब है. ओके, दोनों देखिएगा आप यहाँ पर. शी हैड बिन कमिंग टू टेम्पल फॉर 2 days, 2 दिनों से मंदिर आ रही थी. तो यहाँ पर ये ऑक्सिलरी के रूप में. एक हैविंग की बात कर लेते हैं. हैड के बारे में आपको बता दिया है. हैविंग को अगर यूज़ किया जाता ऑक्सिलरी के रूप में, तो हैविंग के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, याद रखिएगा. इफ़ वी टेक हैविंग एज एन ऑक्सिलरी, वी हैव टू यूज थर्ड फॉर्म और द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, इसमें कोई खास किस्म के वाक्य बनते हैं. जो सेंटेंस देखिएगा, हैविंग, और यहाँ पर आ गया डन, हैविंग डन द वर्क आई टुक हिज लीव. टेक लीव होता है किसी से अनुमति मांगना, जाने की इजाज़त मांगना, उसे कहते हैं टेक समबडीज लीव. तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया टेक हिज लीव. ठीक है, यहाँ मैंने सेकेंड फॉर्म यूज़ किया, और उससे पहले देखिएगा, इसको चेक करें आप सेंटेंस को. हैविंग डन, यहाँ हैविंग आईएनजी फॉर्म में आ रहा है, और यहाँ पर ये आपको दिया जाएगा ऑक्सिलरी के रूप में.
और यहाँ पर ये है मेन वर्ब, ठीक है। हैविंग के बाद अगर मेन वर्ब आएगा हमेशा थर्ड फॉर्म होगा। उस काम को करने के बाद मैंने उससे अनुमति मांगी जाने की, आई टुक हिज लीव। इस वाक्य में ध्यान से देखेंगे दो क्लॉज आ रहे हैं, एक क्लॉज देखिएगा यहाँ तक आ रहा है कॉमा तक, और उसके बाद दूसरा क्लॉज आ रहा है, दो क्लॉज आ रहे हैं। तो हैविंग जब भी आएगा ऐसे ही वाक्यों में आएगा, यानी कि हैविंग का प्रयोग जब भी आप ऑक्सिलरी के रूप में करेंगे तो आपको इसी प्रकार सेंटेंस बनाना पड़ेगा और उसके बाद मेन और थर्ड फॉर्म के रूप में आनी चाहिए। जैसे एक सेंटेंस और देखिएगा आप, राइट, यहाँ देखिएगा हैविंग, ओके, एंड यहाँ पर ले सकते हैं हैविंग टेकन लंच। लंच करने के बाद यहाँ पर है वी वेंट टू वर्क, हम वापस काम पर चले गए। गो टू वर्क होता है काम पर जाना। हैविंग टेकन लंच वी वेंट टू वर्क, यहाँ पर सेंटेंस चेक करें, हैविंग टेकन, ओके, लुक एट द बोर्ड, हैविंग टेकन लंच, हैविंग आ गया। 1 मिनट प्लीज, इसमें थोड़ा स्पेलिंग ठीक करना पड़ेगा। हैविंग, यस, नाउ इट्स ऑल राइट, ठीक है। हैविंग टेकन लंच वी वेंट टू वर्क, तो यहाँ पर हैविंग क्या है, ध्यान से देखिएगा, हैविंग यहाँ पर है ऑक्सिलरी, सहायक क्रिया है, और टेकन क्या है यहाँ पर मेन वर्ब। हैविंग टेकन लंच वी, और दूसरा क्लॉज आ गया है। क्लॉज का मतलब छोटा वाक्य, कंफ्यूज मत होइएगा, क्लॉज कुछ बड़ा नहीं सोचना है। क्लॉज का मतलब है एक बड़े वाक्य में एक छोटा वाक्य क्लॉज कहलाता है। इसकी स्पेलिंग क्या होती है, CLAUSE, क्लॉज, बड़े वाक्य में छोटा वाक्य। जैसे यहाँ पर दो छोटे वाक्य हैं, लेकिन वाक्य तो पूरा तो एक ही है ना, आपके सर कैसे पहचाने पूरा वाक्य एक ही है। फुल स्टॉप देख लो, फुल स्टॉप जहाँ पर आता है वो एक सेंटेंस बनता है, तो ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, पर उसमें दो क्लॉज है छोटे छोटे, ये दो आप छोटे सेंटेंस बोल सकते हैं, ये है यहाँ पर। तो यहाँ पर हैविंग ऑक्सिलरी के रूप में आया। कभी कभी हैविंग मेन वर्ब भी हो सकता है, जैसे देखिएगा, अगर मैं हैव में आईएनजी लगा देता हूँ और इसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में करता हूँ तो इसका अर्थ है खाना पीना, ठीक है, और एक्सपीरियंस, अनुभव करना। जैसे एक वाक्य देखिएगा, आई हैव डन इट, इसमें हैव ऑक्सिलरी है, ठीक है। आई हैव, और यहाँ पर आ गया है बुक्स, इसमें हैव मेन वर्ब है। अब हैविंग को देखिएगा, आई एम हैविंग डिनर, मैं डिनर कर रहा हूँ, आई एम हैविंग डिनर। अब यहाँ पर हैविंग क्या है चेक करें, यहाँ पर हैविंग है मेन वर्ब, और इसकी ऑक्सिलरी क्या है, ऑक्सिलरी क्या है बताइए, देखें यहाँ पर एम ऑक्सिलरी है, ठीक है, आई एम हैविंग डिनर। और देखिएगा, यू आर हैविंग और ट्रबल्स, तुम दिक्कतों का सामना कर रहे हो, यू आर हैविंग ट्रबल्स, या हैविंग का मतलब एक्सपीरियंस करना है, खाना पीना नहीं है। हैविंग मेन वर्ब भी हो सकता है। और अगर मैं आपको ये वाक्य देता हूँ तो आप खुद चेक कीजिएगा, जो अभी आप पढ़ चुके हैं, हैविंग, और यहाँ पर आ गया सीन द और मूवी फिल्म, आई वेंट होम, फिल्म देखने के बाद, याद रखिएगा सी का प्रयोग वॉच के रूप में किया जा रहा है। अमेरिकन अंग्रेजी में, स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, अमेरिकन अंग्रेजी में सी का अर्थ वॉच ही होता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि मूवी के लिए सीन का प्रयोग कैसे कर दिया, ये अमेरिकन अंग्रेजी में आप प्रयोग कर सकते हैं। चूँकि मैं वाक्य लिख रहा हूँ, ठीक है, तो आपको समझा दूँ कि याद रखिए सीन का मतलब यहाँ वॉच है। मूवी देखने के बाद मैं घर चला गया, तो हैविंग यहाँ पर क्या है, हैविंग यहाँ पर ऑक्सिलरी है, और सीन क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है भाई। तो ये सीन क्या है, मेन वर्ब है, और हैविंग ऑक्सिलरी है। और ये दूसरा छोटा क्लॉज आगे शुरू हो गया है, दो क्लॉज यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, एक ये वाला क्लॉज है यहाँ तक, एक वो वाला क्लॉज है, ठीक है, दो क्लॉज आ रहे हैं इसमें ऑक्सिलरी। कुल मिलाकर बात ये है कि आपको जब भी ऐसे चीज़ें पढ़ते हैं आप, जो आपको बताई जा रही, बड़ी कॉन्शियसली, बड़े ध्यान से आपको ये देखना है कि वहाँ पर मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अभी तक जो बातें मैंने आपको बताई है, जितने भी, वो सब मैंने ये बताई है कि एक ही जो शब्द है, कई बार वो ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, ठीक है, और वो एक ही शब्द कई बार मेन वर्ब भी होता है,
पॉइंट ये है कि आपको पहचानना आना चाहिए, ये मैंने आपको अभी तक सिखाया है, राइट। अब देखिएगा, ये तो हमने बात की हैज़ हैव हैड की। अब जो लास्ट पॉइंट है उसकी चर्चा कर लेते हैं, डू को देखते हैं, ठीक है। डू को देखें, और इससे पहले इसको मैं अगले पॉइंट में ले रहा हूँ। डू को देखिएगा, डू याद रखिएगा, डू जो है उसकी फॉर्म्स अलग अलग हो सकती हैं। बाकी इसकी फॉर्म जो होती हैं आईएनजी फॉर्म में है या थर्ड फॉर्म में, वो ऑक्सिलरी नहीं होती है, वो मेन वर्ब होती है केवल। तो डू जो है देखिएगा, डू ऑक्सिलरी भी हो सकता है और डू मेन वर्ब भी हो सकता है। इसी प्रकार से डज ऑक्सिलरी भी हो सकता है और मेन वर्ब भी हो सकता है। इसी प्रकार से डिड ऑक्सिलरी भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है। और आप कहें सर अगर डूइंग की बात करें, डूइंग जो है वो ऑक्सिलरी नहीं होता है, ठीक है, ये केवल मेन वर्ब होता है। और आप कहें सर टू डू भी केवल मेन वर्ब होता है, ठीक है भाई, याद रखिएगा इस पॉइंट को। टू डू जो है एक तरह से मेन वर्ब की तरह काम करता है, या ऐसा करते हैं इसको कॉम्प्लीमेंट्री में रख लेते हैं। तो एक बार इसको आप क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देते हैं, इसके हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं 3 की चर्चा करने जा रहा हूँ, डू डज डिड, डू डज और डिड, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर इन 3 की चर्चा कर लेता हूँ। कुछ वाक्य देख लेते हैं पहले। आई डू, आप देखिए सेंटेंस देखिएगा, आई डू माई वर्क एट नाइट, मैं अपना काम अक्सर रात को ही करता हूँ। तो यहाँ पर डू, दूसरा देखिएगा, आई डू नॉट गो टू और टेम्पल। और देखिएगा, डू यू सी योर फ्रेंड्स ऑफन। ऑफन का मतलब प्राय, अक्सर। क्या प्राय आप अपने दोस्तों से मिलते हैं? अब तीनों सेंटेंस चेक कीजिएगा, डू के आगे पीछे कोई वर्ब नहीं है, वर्क यहाँ पर नाउन है। याद रखिएगा, कभी वर्क को आप ये मत समझ लीजिएगा कि वर्क यहाँ पर वर्ब है, नाउन संज्ञा के रूप में आ रहा है। आई डू माई वर्क एट नाइट, यहाँ डू एकमात्र वर्ब है, तो आप कहेंगे सर डू यहाँ पर अकेली वर्ब है, तो डू मेन वर्ब है। आप कहें आगे देखिए, अगला वाक्य चेक करते हैं, आई डू नॉट गो, यहाँ पर डू के बाद वर्ब का टुकड़ा और मिल रहा, गो, इसका डू मेन वर्ब नहीं है, डू यहाँ पर ऑक्सिलरी है। तो आप मेन वर्ब क्या दिख रहा है आपको? गो। आई डू नॉट गो टू टेम्पल, राइट, मैं मंदिर नहीं जाता हूँ। तीसरा वाक्य देखते हैं, डू और आगे देख रहे हैं सी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, क्या अक्सर अपने दोस्तों से मिलते हैं? डू यहाँ पर ऑक्सिलरी है क्योंकि आगे मेन वर्ब बैठा, मेन वर्ब क्या है? सी, ये मेन वर्ब है। तो इस प्रकार से 3 सेंटेंस आप सामने लिखे हैं, तीनों में पहले में डू मेन वर्ब है, दूसरे में ऑक्सिलरी है, तीसरे ऑक्सिलरी है। अब आपके सर पहले वाक्य में डू का मतलब क्या है? देखिए एक सेंटेंस देखिएगा, अगर मैंने कहा वी डू और यहाँ पर आ गया फॉर एग्जाम्पल टास्क्स, टास्क होते हैं बहुवचन रूप में कार्य। अगर ये सेंटेंस आपको दिया जा रहा है, इस वाक्य में आप देखते हैं एक ही वर्ब का टुकड़ा है डू, और वो मेन वर्ब के रूप में है। अब आपसे कोई कहे कि इसका नेगेटिव बनाओ, तो याद रखिएगा वी डू नॉट डू, ये इसका नेगेटिव बनेगा। वी डू नॉट डू, इसका मतलब ये हुआ कि जब डू मेन वर्ब के रूप में आए तो डू का नेगेटिव डू से ही बनता है। इसमें पहला जो डू है ये ऑक्सिलरी है और दूसरा जो डू है ये मेन वर्ब है, ये फ़र्क है। वी डू नॉट डू टास्क्स, हम कार्य नहीं करते हैं। तो यहाँ पर डू के बाद अगला फिर से टास्क को रख दीजिएगा, तो वी डू नॉट डू और आप कह सकते हैं टास्क्स। ये पूरा एक नेगेटिव सेंटेंस बन गया है, ठीक है, वी डू नॉट डू टास्क। और देखिएगा सेंटेंसेस, जैसे अभी आपने देखा कि जब डू मेन वर्ब के रूप में आता है उसका नेगेटिव बनता है डू नॉट डू से, और आपके सर क्वेश्चन कैसे बनता है? वो भी डू से ही बनेगा, डू 2 बार आ जाएगा। कैसे? जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, आई डू इट, मैं इस काम को करता हूँ, इसका नेगेटिव क्या बनेगा? आई डू नॉट डू इट, ये इसका नेगेटिव बन गया। आपके सर क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनेगा डू आई डू इट। अब आप चेक कीजिएगा, पहले में डू अकेला आया है मेन वर्ब, दूसरे में डू 2 बार आया है, पहला डू ऑक्सिलरी है
और दूसरा डू है जो मेन वर्ब है। और तीसरे वाक्य में जो क्वेश्चन के रूप में है उसमें डू आया है ऑक्सिलरी के रूप में पहला वाला, और दूसरा डू आया है मेन वर्ब के रूप में। इसका मतलब ये हुआ कि जब डू आता है मेन वर्ब के रूप में तो हमें नेगेटिव बनाने के लिए डू की ही आवश्यकता पड़ती है, राइट। अब आप कैसे डू याद रखिएगा, डू जब भी मेन वर्ब के रूप में आएगा किसी वाक्य में तो सभी सब्जेक्ट साथ नहीं आ सकता, कुछ खास किस्म के या कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ डू आ सकता है मेन वर्ब के रूप में। जैसे आई है, वी है, यू और दे, और प्लूरल में दीज और दोज, केवल इनके साथ डू आता है, बाकी साथ डू नहीं आता है। बाकी साथ डज का प्रयोग करते हैं, डज, DOES। अगर आपके पास सब्जेक्ट है ही, शी, इट, दिस और दैट, इनके साथ आपको डज का प्रयोग करना है, याद रखिएगा। तो सबके साथ दोनों काम नहीं करेंगे। जैसे कुछ वाक्य लेके दिखाता हूं आपको। जैसे आपने कहा आई डू इट, ये सेंटेंस मुंह से निकला, आई डू इट, दिस इज द सेंटेंस। इसको अगर आप कैसे ही के साथ यूज करूं तो क्या आएगा, फिर डू को आपको चेंज करके करना पड़ेगा डज। मैं थोड़ा कैपिटल्स में लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा, डज, ही डज इट। अगर आप ये कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, वी डू इट, आप ये कहते हैं और मैंने को इसके स्थान पे शी का प्रयोग करता हूँ, शी, और आप देखिएगा डज और इट, ठीक है। यहाँ पर डू आया था, यहाँ पर उसका डज हो गया है। ऐसा रीज़न क्या है, रीज़न ये है, यहाँ पर वी था, यहाँ पर शी आया, तो इसका मतलब ही शीट के साथ डज और आई वी के साथ डू आता है। जैसे अगर आपके सर में जो नेगेटिव बनाना है तो आप कहेंगे आई डू नॉट डू इट, मैं इस काम को नहीं करता हूँ, आई डू नॉट डू इट। आप कैसे इस वाक्य को मैं ही से बनाऊँ तो क्या बनेगा, ही, मैं कैपिटल्स में कर रहा हूँ, आपका ध्यान बना रहे, ही डज, ठीक है, नॉट और डू इट, वो इस काम को नहीं करता है, ठीक है, ही डज नॉट डू इट। अब से चेक कीजिएगा सेंटेंस, यहां जो डू था, यहां पर जो डू आया है, ये डू जो है यहां पर क्या बन गया, डज बन गया है। रीजन क्या है, ही। इसका मतलब ये हुआ सब्जेक्ट के चेंज होने पर डू डज का फॉर्म भी चेंज हो जाता है, जैसा आप यहां पर देख रहे हैं। अगर आप कैसे मुझे क्वेश्चन बनाना है तो अगर मैं ये कहता हूं डू यू डू इट, क्या आप इस काम को करते हैं, मुझे ये क्वेश्चन बनाना है, और मैं कहा इसका डज से बनाऊं तो क्या बनेगा, तो डज से क्या बन जाएगा, ही के देखिएगा, ही डज ही डू इट। तो आप इजीली देख सकते हैं कि डू का डज हुआ है। रीजन क्या हुआ बताइए, सब्जेक्ट इज चेंज्ड। यस, इफ यू चेंज द सब्जेक्ट्स, इफ यू चेंज द प्रोनाउंस, द फॉर्म्स ऑफ द मेन वर्ब और फॉर्म ऑफ द वर्ब डू विल चेंज। फॉर एग्जाम्पल डू का डज हो गया, राइट, और बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा है। याद रखिएगा इन सभी वाक्यों में जो मैंने मेन वर्ब के रूप में डू डज लिए उनका अर्थ है करना। आपको फिर से बता देता हूँ, डू अगर मेन वर्ब के रूप में दिया जाए तो उसका हिंदी अर्थ होता है करना। डज अगर मेन वर्ब के रूप में दिया जाए इसका अर्थ भी करना, हालांकि हिंदी हम लोग करता है, करती है बोलते हैं, ठीक है भाई। तो ये हो जाता है। और जब मेन वर्ब के रूप में हो तो नेगेटिव बनाने के लिए इन्हीं शब्दों का प्रयोग करो, पर फिर ये मेन वर्ब चेंज हो जाएगा, जैसा कि इन वाक्यों में देख रहे हैं। तो इन वाक्यों में मैंने दोनों प्रकार से डू डज का प्रयोग किया है, मेन वर्ब के रूप में भी और ऑक्सिलरी के रूप में भी इनका प्रयोग किया है, ये आपको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और डू डज का पास्ट क्या होता है, डिड। याद रखिएगा डू डज का पास्ट डिड होता है। डिड ऑक्सिलरी है, यस, और मेन वर्ब है, यस, दोनों काम करता है डिड, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे पहला सेंटेंस लेते हैं मेन वर्ब के रूप में, ऑक्सिलरी के रूप में, आई प्लेड, ठीक है, आई प्लेड इट। प्ले का मतलब गीत वगैरह बजाना भी होता है, प्ले का मतलब खेलना भी होता है। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ किसी गाने के बजाने की बात करते हैं। चलिए थोड़ा चेंज कर देता हूँ आपके लिए मैं, आई प्लेड अ सॉन्ग, मैंने गाना बजाया, मोबाइल पे किसी प्लेयर पर बजाया तो आई प्ले अ सॉन्ग, प्लेड अ सॉन्ग।
यहां पर प्लेड आया है, ठीक है, PLAYED, आई प्लेड अ सॉन्ग, मैंने एक सॉन्ग बजाया, मैंने गाना बजाया। ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म का नेगेटिव बनाएंगे तो आपको डिड की आवश्यकता पड़ती है ऑक्सिलरी के रूप में। जैसे देखिएगा सेंटेंस को, आई डिड, ठीक है, नॉट और प्ले अ सॉन्ग, मैंने कोई सॉन्ग नहीं बजाया, आई डिड नॉट प्ले अ सॉन्ग। इसका ये हुआ सेकंड फॉर्म अगर आती है तो उसका नेगेटिव बनाने के लिए आपको डिड की आवश्यकता पड़ती है, राइट, और उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो अगर ऑक्सिलरी के रूप में डिड आ रहा है तो डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, प्रेजेंट सिंपल आता है, डिड फर्स्ट फॉर्म। और आपके साथ मेन वर्ब कैसे हो सकता है? आई डिड इट, मैंने काम किया, यस आई डिड इट। सो डिड यहाँ पर क्या है? डिड इज द सेकेंड फॉर्म और ये मेन वर्ब है, यस। मेन वर्ब की पहचान क्या है? उसके पहले उसके बाद कोई वर्ब नहीं होता है। और वैसे भी ध्यान रखना, सेकेंड फॉर्म तो वैसे भी हमेशा अकेले आती है, मैंने आपको बताया पहले भी। इसका नेगेटिव क्या बनेगा देखते हैं। अगर डिड मेन वर्ब है और इसका अर्थ है करना, यानी किया, मैंने काम किया, तो आई नेगेटिव बनाते हैं, आई और डिड, राइट, नॉट। अब क्या करें, इस ये मेन वर्ब था, इसका फॉर्म कौन सा यूज करें यहाँ पर? डू, क्योंकि डिड जब भी ऑक्सिलरी के रूप में आता है, सहायक क्रिया के रूप में आता है, उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो डिड जब आपने सहायक क्रिया के रूप में लगा दिया तो फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? डू होगा डिड का। मैंने काम नहीं किया, आई डिड नॉट डू इट। क्या तुमने ऐसा किया? अगर ये क्वेश्चन बनाए तो क्या बनेगा? डिड यू डू इट, क्या तुमने काम किया? यहां पर देखिए, डिड ऑक्सिलरी है, डू मेन वर्ब है। ये जो एक ही सेंटेंस चल रहा है, मैंने काम किया, आई डिड इट, वहां पर डिड मेन वर्ब है, मैंने काम नहीं किया, आई डिड नॉट डू इट, मैंने काम नहीं किया, ऑक्सिलरी मेन वर्ब। क्या तुमने ऐसा किया था? किसी ने आपसे क्वेश्चन किया, डिड यू डू इट, राइट। तो डिड यहाँ पर क्या है? डिड यहाँ ऑक्सिलरी है और डू यहाँ पर मेन वर्ब है। इसका मतलब ये है, इससे हमने ये समझा कि जब भी डिड और डू और डज आते हैं, वो दोनों फॉर्म में प्रयोग किए जाते हैं। दे कैन बी आइदर ऑक्सिलरीज और मेन वर्ब, राइट। एक ही वर्ब को हम दोनों प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने बात की है हैव के बारे में और डू के बारे में। हमने ये भी सीखा है हाउ वी कैन यूज, राइट, बोथ द वर्ब्स do and have as auxiliaries and main verbs. We have to be conscious about the things. We have to be conscious how the sentences are being made, how the teacher trying to say what he wants to say, how he wanted to convey you the idea of grammar. You have to be very careful. You have to be conscious. You have to be in the moment. आपको उस पल में रहना पड़ता है जब आपको बताया जा रहा चीज़ें क्या। देखिए, now we are just studying only basics. I mean to say the fundamental things of grammar. So जो मैंने शुरू किया है, it is just the just the beginning of the grammar that we want to learn, that we want to use in our exams. आप उतने ही स्ट्रांग होंगे जितना आप सोच रहे हैं। I mean, अगर आप बेसिक पर ध्यान देकर चलेंगे, यू विल नॉट आई थिंक रिग्रेट लेटर, आपको बाद में पछताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम गलती कब करते हैं? जब हमसे ये लगता है नहीं यार ये तो मुझे आता है। डोंट थिंक दैट यू नो ऑलरेडी। आप ये मत सोचिए मुझे पहले से आता है। एक जगह लिखा था इफ़ यू ऑलरेडी नो और इफ़ यू थिंक यू ऑलरेडी नो यू वॉन्ट लर्न। अगर आपको ये लगता है आप पहले से जानते हैं, मनोविज्ञान कहता, साइकोलॉजी कहती है यू कांट कॉन्सेंट्रेट। इसे दिमाग में जब भी आप सीखने बैठते हैं, दिमाग से इस बात को हटा दिया करो मुझे आता है, ये समझा करो आई एम ए डफर, राइट, आई डोंट नो एनीथिंग, आई एम जस्ट अ ब्लैंक स्लेट। मैं खाली स्लेट की तरह हूँ। स्लेट इंग्लिश वर्ड है, याद रखिएगा। जब भी आप सोचें आई एम ए ब्लैंक पेपर, मैं खाली कागज हूँ, and this person who is teaching me, the person who is trying to train me will write something on my mind, on my blank slate. You have to be like blank paper. You have to be innocent. You have to be kind of comfortable. You have to be familiar with the level of familiarity or the level of comfort. तो बिल्कुल सहज रहिए, innocent रहिए, सीखने की कोशिश कीजिए
और जहाँ भी आप सीखते हैं उसे फोकस कीजिए। ओके, तो आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।